सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड हाय टू एवरीवन। आज मैं आपका टीचर राजन अरोड़ा पिछली वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ लाया हूं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं तो पढ़ना जरूरी है। पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर का डेफिसिट डिमांड तक पढ़ लिया था, उसके इंपैक्ट पढ़ लिए थे। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे मेजर टू कंट्रोल, मेजर टू करेक्ट और 3 सेक्टर इकोनॉमी। मेजर टू कंट्रोल और मेजर टू करेक्ट ऑलमोस्ट एक ही बात है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मेजर टू कंट्रोल। मेजर टू कंट्रोल क्या होता है? दो तरीके या दो पॉलिसीज जिससे कि हमारी इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड कंट्रोल होती है। इसके अंदर कंट्रोल में दो तरीके आते हैं, या तो हम चेंजेस करें गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स में, या चेंजेस करें टैक्सेस में, या फिर चेंजेस लाएं मॉनेटरी पॉलिसीज में, जो हमने बजट चैप्टर में, बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा था। रेपो रेट, री रेपो रेट, बैंक रेट, ओएमओ, वो सब। तो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंजेस आते हैं उन पॉलिसीज को बोलते हैं हम फिस्कल पॉलिसी। ये याद रखने वाली बात है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। दूसरी चीज, जो भी पॉलिसीज सेंट्रल बैंक द्वारा चेंजेस लाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज। पहले भी बताया था, मॉनेटरी पॉलिसीज मतलब वो पॉलिसीज जिसपे राइट है मॉनेटरी अथॉरिटी का, यानी कि आरबीआई। इनके अंदर चेंजेस लाके हम करेक्ट कर सकते हैं एक्सेस डिमांड को या डेफिसिट डिमांड को। पढ़ते हैं कैसे, जो कि आता है हमारा मेजर्स इन करेक्टिंग देम। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं एक्सेस डिमांड है, मतलब एडी ग्रेटर देन एएस। सबसे पहला इस केस में हम चेंज लाने के लिए क्या करेंगे, यहां लिख लेते हैं। हम दोनों केसेस साथ साथ समझते हैं, एक नए तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर दूसरा, पहला समझते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेस डिमांड है, मतलब एडी ग्रेटर देन एएस। यहां एडी मत लिखो, एक्सेस डिमांड, और यहां लिख लो डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंजेस लाके कैसे कंट्रोल होगा? एक्सेस डिमांड के केस में जब डिमांड ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसे कम कर देंगे। यानी कि जो भी खर्चे गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के लिए कर रही है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, या हम लोगों के लिए यानी कि प्राइवेट हाउस होल्ड के लिए कर रही है, अपनी नॉर्मल जनता के लिए, जैसे कि हाईवे बनवाना या लॉ एंड सैनिटेशन, जितने भी आते हैं, वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज जो भी हैं, वाटर ड्रिंकिंग तो नहीं, बाकी से फ्लाईओवर हो गया, मेट्रो, जो बेसिक नेसेसिटी से हट के हैं, उनके खर्चे कम कर देगी, जिससे इकोनॉमी में डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम होगा, जिससे कि एडी कम होगा। एडी कम होगा तो हमारा एक्सेस डिमांड कंट्रोल में आएगा। तो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम किया जाता है। अगला जो आता है चेंजेस इन टैक्सेस। एक्सेस डिमांड के केस में ऑब्वियसली बात है टैक्सेस को बढ़ा दिया जाएगा, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो, दोनों के रेट को इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज क्यों करेंगे? डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए। पिछले पार्ट में भी बताया था, ये सब सेम वही है, लेकिन नए तरीके से, नए नाम से गवर्नमेंट के अंडर टैक्सेस बढ़ा देंगे, यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाएंगे। डिस्पोजेबल इनकम कम, मतलब एक बंदे के पास पैसा खर्चने के लिए कम बचेगा, टैक्स ज्यादा भरेगा तो एडी कम, डिमांड कम करेगा, एक्सेस डिमांड कंट्रोल में आएगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। एक बात याद रखना, ये दोनों पॉलिसीज आती हैं फिस्कल में, बार बार बोल रहा हूं। अब जो पढ़ेंगे वो होगी मॉनेटरी, उसमें पहली आएगी, वही सारे आएंगे क्वालिटेटिव मेजर, क्वांटिटेटिव मेजर। सबसे पहला आएगा रेपो रेट एंड बैंक रेट, साथ ही लिख लो एंड बैंक रेट। रेपो रेट हमने पढ़ा था, बैंक रेट, इट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक lends
लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर देयर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स रिस्पेक्टिवली क्या, रेपो रेट में जो बैंक मतलब सेंट्रल बैंक आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है उनकी शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, वो आता है रेपो रेट में। और वही अगर बैंक को मतलब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, तो वो आएगा बैंक रेट में। सिर्फ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का फर्क होता है, इसमें शॉर्ट टर्म इसमें लॉन्ग टर्म। अगर इस रेट को एक्सेस डिमांड के रिस्पेक्ट में हम देखें कि कैसे कंट्रोल होगा, तो इस रेट को बढ़ा दिया जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, सेंट्रल बैंक अगर ज्यादा रेट पे लोन देगा कमर्शियल बैंक को, तो वो आगे लोन बढ़ाने के लिए लैंडिंग रेट को बढ़ा देंगे, जिससे कि हम लोग बोरो नहीं करेंगे क्योंकि हमें महंगा पड़ेगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, वही कॉन्सेप्ट आएगा, जिससे कि हमारी इकोनॉमी में पैसा कम बनेगा। पैसा कम होगा तो एडी कम होगा, डिमांड कम तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल। तो रेपो रेट और बैंक रेट को इंक्रीज करेंगे ताकि एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो। दूसरा आएगा इसमें रिवर्स रेपो रेट का उल्टा, मतलब जिस रेट में कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस फंड सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं, अगर इस इंटरेस्ट को सेंट्रल बैंक कम कर दे तो मतलब कमर्शियल बैंक को अपना पैसा वहां रखने में कोई फायदा ही नहीं है, तो वो मनी सप्लाई बढ़ा देगा, क्रेडिट क्रिएशन। लेकिन इस केस में इस रेट को बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, ताकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें प्रॉफिट ज्यादा हो और वो अपना पैसा जमा कराए रखें, एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो। इस केस में भी ये बढ़ेगा। तीसरा हमने पढ़ा हुआ है इसमें ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट या पब्लिक से अगर एक्सेस डिमांड की केस में बात करें तो जो ट्रेजरी बिल होते हैं ना उन्हें बेचेगी, सेल ट्रेजरी बिल। उससे क्या होगा, जितना भी पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास है, पब्लिक के पास है, वो सारा आरबीआई के पास आ जाएगा, क्योंकि बदले में वो सिक्योरिटीज दे रही है। उससे फिर मनी सप्लाई कंट्रोल होगा, तो जिससे एडी कम होगी, लोगों के पास पैसा कम बचेगा, डिमांड कम करेंगे, एक्सेस डिमांड कंट्रोल में आएगी। तो ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको हम मान लेते हैं ये इंक्रीज होंगे, मतलब बिल बेचे जाएंगे। चौथा जो आएगा इसमें हमारे पास वो आएगा जो रिजर्व रेशियो था हमारा, यानी कि LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये बढ़ेंगी। इसके अंदर हमने दो पढ़ी थी, SLR CRR, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सिंपल सी बात है, वो रिजर्व जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, पहले पढ़ रखा है गवर्नमेंट वाले चैप्टर, बैंकिंग चैप्टर में, एक बार गो थ्रू करना अच्छे से, वहां डीप में। इन रेट को बढ़ा देंगे तो कमर्शियल बैंक्स को अपने पास जो रिजर्व होते हैं वो ज्यादा रखने पड़ेंगे, जिससे कि वो पैसा कम बांट पाएंगे, इकोनॉमी में पैसा कम होगा, एडी कम, डेफिसिट डिमांड कंट्रोल। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये। इसके बाद मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सारे आते हैं क्वांटिटेटिव मेजर। अब जो पढ़ रहे हैं वो आते हैं क्वालिटेटिव मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये ऐसे टेबल फॉर्म में बहुत इजीली समझ आएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट हमने पढ़ा है, जब आप लोन लेने जाते हो, जो एसेट आप गिरवी रखते हो कोलेटरल, और जो बदले में आपको लोन मिलता है उसकी वैल्यू में एक फर्क होता है। मतलब 1 करोड़ का एसेट रखा है गिरवी, लोन मिलेगा 70 लाख का, वो जो 30 लाख का फर्क है उसे बोलते हैं मार्जिन। इन केस फ्यूचर में आपके एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो बैंक को अपनी जेब से ना भरना पड़े, इसलिए बैंक मार्जिन रखता है। तो उस केस में मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा ताकि आप लोग लोन कम लें, क्योंकि लोन कम अमाउंट का सैंक्शन होगा, जिससे कि एडी कम होगा और एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगी। इसके बाद जो आता है वो आ जाता है हमारा मॉरल सुएशन और सिलेक्टिव, ये लास्ट वाले 3 क्वालिटेटिव में आते हैं। क्रेडिट कंट्रोल, इसमें क्या होगा, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए मॉरल सुएशन में सरकार एडवाइस देगी कमर्शियल बैंक को कि अपना जो लेंडिंग है उसको कम करें। हमने पढ़ा था मॉरल सुएशन में, वो हिंट, स्पीचेस, लेटर, इनके द्वारा कमर्शियल बैंक से अपील करती है, रिक्वेस्ट करती है, तो वो एडवाइस करेगी कि अपना लेंडिंग कैपेसिटी कम करे, मतलब लेंडिंग रेट कम करे। लेंडिंग रेट नहीं, मतलब जितना आप पैसा बांट रहे हो उसे कम करें। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सिंपल भाषा में गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर देगी फ्लो ऑफ फंड, मतलब पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ जब गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल बैंक बोल दे कि आपको इस सेक्टर को पैसा नहीं देना या इसको देना है, उसे बोलते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इकोनॉमी में वही एक्सेस डिमांड को कंट्रोल में लाने के लिए
इस पॉलिसी का यूज होगा और सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को आदेश देगा कि वो अपना फंड किस सेक्टर की तरफ डिप्लॉय करे। ये हो गए हमारे 7 फैक्टर। इसे याद रखना, ये आता है मॉनेटरी पॉलिसीज जो आरबीआई के थ्रू होती है, मॉनेटरी। अब डेफिसिट डिमांड के केस में बिल्कुल उल्टा होगा। अब आपको आसानी होगी समझने में, आपका टाइम भी बचेगा। डेफिसिट डिमांड मतलब एडी कम है एएस के कंपैरिजन में, यानी कि एम्प्लॉयमेंट फुल है और एएस ज्यादा है एडी के कंपैरिजन में, मतलब डिफ्लेशनरी क्या। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसे बढ़ाया जाएगा। क्यों? गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करे जिससे कि डिमांड बढ़ेगी गुड सर्विसेज की, जिससे कि एडी बढ़ेगा, एएस के इक्वल आएगा, इक्विलिब्रियम बनेगा। टैक्सेस, इस केस में टैक्सेस को बढ़ाया जाएगा। नहीं, ये हमने उल्टा लिखा है, इसे करेक्ट कर लेना। एक्सेस डिमांड में हम टैक्सेस को बढ़ाएंगे ताकि कंज्यूमर के पास इनकम कम बचे। सॉरी, इस केस में हम टैक्सेस को घटाएंगे ताकि एक कंज्यूमर ज्यादा खर्चा करे, उसके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो, एडी बढ़ाए, एस की इक्वल है, इक्विलिब्रियम बने। रेपो रेट, बैंक रेट, इसे कम करेंगे ताकि कमर्शियल बैंक को जो लोन मिल रहा है वो कम रेट पे मिले, वो आगे कम रेट पे बांटे, मनी सप्लाई बढ़े, एडी बढ़े। ओएमओ सॉरी रिवर्स रेपो रेट, इसे भी कम करेंगे कि कमर्शियल बैंक अगर अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करा रहे हैं, बदले में उन्हें मुनाफा कम होगा, तो इससे अच्छा वो आगे बोरोवर्स को लेंड कर दे लोन, जिससे कि एडी बढ़ेगा। ओएमओ ट्रेजरी बिल्स बेचना कम कर देंगे, खरीदना ज्यादा। आरबीआई खरीदेगा तो उससे क्या होगा, बदले में पैसे देगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, एडी बढ़ेगा। डिक्रीज, एलआरआर कम होगा, मतलब कमर्शियल बैंक को अपने पास अब रिजर्व कम अमाउंट के बना के रखनी है। सिंपल सी बात है, पैसा ज्यादा बचेगा, लेंडिंग ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है खर्चा ज्यादा, एडी ज्यादा, डिमांड इक्वल। मॉरल सुएशन में पहले तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसमें भी नेगेटिव, मतलब अब लोन ज्यादा अमाउंट का सैंक्शन होगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, एडी बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, डेफिसिट डिमांड कंट्रोल आएगी। मॉरल सुएशन में बैंक को एडवाइस किया जाएगा सेंट्रल बैंक के थ्रू कि वो अपनी लेंडिंग को बढ़ाए, मतलब लोन ज्यादा बांटे। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में वही किस सेक्टर की तरफ फंड को डिप्लॉय करना है वो बताया जाएगा कि इकोनॉमी में ज्यादा फंड कैसे डिप्लॉय करना है। ये 5-6 फैक्टर हैं, 6-7 ये 2 ये 9 फैक्टर है, जिससे कि एक्सेस डिमांड, एक्सेस डेफिसिट डिमांड, सप्लाई बार बार याद आता है पर उल्टा है, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड दोनों कंट्रोल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो आपको एक एक पॉइंट इसका लर्न होना चाहिए। फटाफट से ऐसा ही बिल्कुल अपनी नोटबुक में बना लो। इसके बाद पढ़ेंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी, सबने नोट कर लिया होगा। इसके बाद पढ़ते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी, बहुत आसान टॉपिक है और आखिरी टॉपिक है। मैंने काम की बहुत बात सुनी थी यूट्यूब पे, बहुत बढ़िया बात थी वो, आपसे भी शेयर करता हूं। वो बात क्या है? वो बात ये है कि जब भी आप ठानते हो कि आपको कोई भी एंट्रेंस निकालना है, कोई भी एग्जाम निकालना है, आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज ज्यादा मैटर करती है वो है आपका दोस्त, आपका मित्र जो आपको कह रहा है कि कल रात को वो पार्टी में गया था, परसों वो खेलने गया था, जिस कारण वो पढ़ नहीं पाया, वो रात को बैठ के पढ़ रहे और आपका कंपटीशन बढ़ा रहे। हमेशा आपके अगल बगल वाले ही आपका कंपटीशन बढ़ाते हैं और आपकी सीट को लेके जाते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखना, आपके पास टाइम बहुत कम है, उसे ऑप्टिममली यूज करो ताकि अपनी सीट निकाल सको। रज की मेहनत करो। एक बहुत बड़े लेखक है, राइटर है, रॉबर्ट ग्रीन, उनकी एक बुक है, बुक का नाम मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, 48 लॉज ऑफ पावर। उसमें उनका 16th लॉ है कि आपकी अनुपस्थिति अगर कहीं पे भी ज्यादा होगी ना, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डिमांड सप्लाई, जहां जहां पे आपकी डिमांड है, जैसे ये पार्टीज में, दोस्तों की गैदरिंग्स में, वहां जाना कम कर दो। क्या होगा? आप कम जाओगे ना, घर पे बैठ के पढ़ोगे, एक तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, ऊपर से आपको पढ़ाई में भी मदद मिलेगी, मतलब फ्यूचर में जो भी पेपर होगा फटाकेदार तरीके से क्लियर होगा। तो आप सबके लिए एक बहुत बढ़िया टिप है। आखिरी के पीक टाइम चल रहा है, इस वक्त पढ़ना शुरू कर दो, तभी नंबर आएंगे और उसके बाद आपको नहीं बोलना पड़ेगा, आपके नंबर बोलेंगे। इसके बाद आता है 3 सेक्टर इकोनॉमी।
हमने पढ़ा था एडी, हमने अभी तक मान के चला था सी प्लस आई। अब इस केस में हम मानेंगे एडी होगा सी प्लस आई प्लस जी। जी यहां पे आ गया गवर्नमेंट। सिंपल सा है बिल्कुल, ये बस आपका एक टॉपिक बढ़ाने के लिए बुक में डाल दिया गया है, बहुत आसान टॉपिक है। इसमें भी वही होगा, इसमें बस हमने कंपोनेंट गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ले लिया, 3 सेक्टर इकोनॉमी होगी। इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जो हमारा पहले ग्राफ था कुछ ऐसा था, ये एडी था सी प्लस आई वाला। अब जो बन गया वो यू बन गया, मतलब अब एडी हो गया सी प्लस आई प्लस डेल्टा जी। डेल्टा जी इन द सेंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, क्योंकि जो जी है वो कांस्टेंट है, मतलब हमने कांस्टेंट माना है। यहां पे वही लिखना है आपको, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, यहां पे वही ए डी, ये वाई, ये एक्स। ये हो गया हमारा नया ग्राफ। अब इसी ग्राफ को अगर समझना है, इसमें भी वही 3 कंडीशन बनेंगी, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट। वही 2 केस समझने वाले हैं मेन। एक्सेस डिमांड वाले केस में 45 डिग्री लाइन, ये तो याद होनी चाहिए सबको टिप्स पे। ये एडी जो पहले सी प्लस आई वाला था। ओवर एम्प्लॉयमेंट वाले केस में क्या होगा, इसमें अब जी भी आके लेकिन याद रखना 3 सेक्टर का पढ़ रहे हैं, जी कांस्टेंट है जो यूं मान लो। अब जो है ओवर मतलब अबव फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेस डिमांड में ऐसे होगा, जिससे कि हमारा ये बढ़ गया इन्फ्लेशनरी गैप, ये वाला इन्फ्लेशन। सेम वही है, बस एक जी नॉन ऐड कर दिया जिसका कोई रोल नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए 3 सेक्टर में भी सेम ग्राफ बनते हैं। और वहीं दूसरी ओर ये वाला जो ग्राफ होगा डेफिसिट वाला, यूं एडी वापस वहीं जी वाला, लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गया उसमें चेंजेस हुए, ये कम हो गया। अब जो ये गैप है यहां पे था इन्फ्लेशनरी, यानी डिफ्लेशनरी। बस सिंपल सा फंड है, बहुत आसान टॉपिक, बहुत आसान चैप्टर। यहाँ पे इनकम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इनकम एडी वाई एक्स, ये सब लिख लेना। और इसी के साथ पार्ट 2 खत्म होता है, यानी कि ये चैप्टर भी खत्म होता है, हमारा 3rd यूनिट भी फिनिश होता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारे पास बस 1 यूनिट रह गया, जिसमें हमारे 4 चैप्टर हैं शायद से नेशनल इनकम वाले। बहुत आसान है, बच्चों को वो यूनिट मुश्किल लगता है, पर उसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आसानी से समझ आएगा और उस यूनिट में कहीं नंबर नहीं कमाओगे। बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग है वो। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं सबको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, थोड़ा बहुत पढ़ लें। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।